गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का चैप्टर इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेन को अच्छे से समझ लिया था कि स्ट्रेन क्या होता है, कितने तरह के स्ट्रेन आपके होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग जो विकृति जो स्ट्रेन होता है उससे रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएंगे, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले जैसा हम लोग स्ट्रेस के दौरान जो कंसेप्ट हमने आपको दिया था उसी तरीके से बिल्कुल हम स्ट्रेन में भी करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से डाटा दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अनवांटेड डाटा भी दिए होते हैं। जिस डाटा की जरूरत आपको नहीं है क्वेश्चन में आपको मिसलीड कराने के लिए वो भी दे दिया होता है, ताकि आप उससे भी कुछ कुछ निकालते रहो, टाइम कंज्यूम करो। ठीक है, तो ये एग्जामिनर का एक ये सोची समझी रणनीति होती है कि आपको कैसे फंसाना होता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल उस ट्रैप में नहीं आएंगे, क्योंकि ITI का एग्जाम तो हमें निकालना ही निकालना है, सेमेस्टर एग्जाम। इसके बाद भी जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, आगे जो CITS करना है, इस बारे में आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। अभी उसका भी बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है एंट्रेंस के लिए, आप लोग अपेयरिंग में भर भी सकते हो। तो उसमें भी आपका न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन एक तो रहता है। तो हम कैसे उसमें हम ट्रैप ना हो, कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, इसके लिए सबसे पहला तरीका हमने, जैसा कि हमने जो स्ट्रेस का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे, उसी तरीके से हमने क्या बताया था आपको वहां पे कि प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। पूरा प्रॉब्लम को 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो डाटा दिया है उसको आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सामने दिख रहा है, क्या जरूरत है लिखने का। स्टार्टिंग में बता रहे हैं कैसे चीजें आपको एक लेवल आएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे देखोगे, सीधे फॉर्मूला लगाओगे, सीधे आंसर बता दोगे एक लाइन में, विद इन द लाइन। लेकिन स्टार्टिंग में आपके अंदर ऐसा चीज डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होगा, इस डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी डाटा क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको एक एक करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पहला तरीका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 12वां, यानी 11 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है क्लास में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम जिसमें आपको ऐड किया गया है वहां भी लिंक शेयर किया हुआ है, और यूट्यूब पे जो ITI फ्यूचर के नाम से चैनल है, उस चैनल पे हमने आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस आप एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, जिसमें सिर्फ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के ही वीडियो मिलेंगे। ऐसे पूरा वीडियो मिक्सअप हो रहा था, तो बहुत लोग का सजेशन के साथ वीडियो खोजने में दिक्कत होती है, तो हमने उनके सजेशन के अनुसार हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, ताकि आप एक ही जगह पे सारे वीडियो आप देख सकते हो कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर का वीडियो है, कौन कौन सा प्रॉब्लम क्लास का वीडियो है, जो भी आपको क्लास में प्रॉब्लम कराए गए उससे रिलेटेड वीडियो भी वहाँ पे हम लोग अपलोड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा इस पूरे सीरीज का। 3.2 किलो न्यूटन एक फोर्स है, एक बल है, जिसका मान कितना है, जिसकी इंटेंसिटी है 3.2 यानी 3.2 किलो न्यूटन का बल लगाने पर एक बार है। बार की मूल लंबाई 280 सेंटीमीटर से 0.5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। तनाव विकृति की गणना करें। तनाव विकृति मतलब क्या, तनाव मतलब होता है टेंसाइल, और विकृति मतलब स्ट्रेन, यानी टेंसाइल जो टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन की गणना हमको करनी है, कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो अब हमको इसमें दिख रहा है कि 3 डाटा हमको दिख रहा है, 3 तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दिख रहा है। क्या क्या है, एक 3.2 किलो न्यूटन, एक 280 सेंटीमीटर, एक 0.5 मिमी। यहाँ ध्यान देखिएगा कि लंबाई जो आपकी ओरिजिनल लंबाई दी हुई है 280 सेंटीमीटर में दी हुई है, यानी सेंटीमीटर सीएम। और जो उसकी जो एक्सटेंड कर रहा है, जितना इलोंगेट हो रहा है, जैसे जो बार था, बार पे टेंसाइल फोर्स लगा तो अब कुछ ऐसा बार था, अब बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, ये सब चीज हम आपको स्टेप में समझा चुके हैं कि टेंसाइल फोर्स लगाने से कैसे आकृति चेंज होती है। एनिमेटेड फिगर के माध्यम से आपको हमने ड्रॉ करके बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लास्ट क्लास के वीडियो को आप देखिए, आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो हमको ध्यान देखना है कि ओरिजिनल लंबाई उसका 280 सेंटीमीटर है, और खींचने पे एक्सटेंशन कितना होता है, बार कितना इलोंगेट होता है, इलोंगेट हो रहा है 0.5 मिमी, यानी 0.5 mm। ठीक है, दोनों दो
रेशियो, दोनों दो राशि है, ठीक है। आपका एक मात्रक सेंटीमीटर में दिया है, दूसरा आपका मिमी में दिया है। तो हम आपको स्ट्रेस के दौरान भी बता चुके हैं कि मात्रक का यूज करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। फॉर्मूला तो सबको पता है कि स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, सीधा क्या हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इसे हम निकाल लेंगे, सब कुछ दिख रहा है हमको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन वो गलती यहाँ पे कर देते हैं, सीधे कर देंगे 0.5/280। वो ये नहीं देखेंगे मिमी और सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों एक होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है, तो हमको दोनों का जो क्वांटिटी ऊपर डालेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। इसी में आपकी 70 to 80% गलतियां यहीं पे होती है मात्रक में, इसलिए आंसर आपका नहीं आता है। चलिए, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। देखिए टेंसाइल फोर्स इस तरह का होता है, जो दो तरफ से देखिए तीर लगा हुआ, फोर्स लिखा हुआ, खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण बॉडी में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है, ठीक है। तो आपका टेंशन के कारण देखिए ये ओरिजिनल लेंथ थी, जब खींचा गया तो इतना इलोंगेशन हो गया। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, पहले ये जो लाइन थी यहीं तक थी, ये वाली पूरी बॉडी थी, और खींचे जाने के बाद देखिए अब कुछ बॉडी इतनी लंबी हो गई है, चौड़ाई देखिए कुछ कम हो गई है। पहले चौड़ाई ऊंची थी, अब देखिए थोड़ी सी पतली हो गई है। पहले थोड़ी मोटी थी, डायमीटर थोड़ा ज्यादा था, डायमीटर आपका कम आ गया, जो कि लैटरल स्ट्रेन आता है। इस डायरेक्शन में जो भी आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फिर रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन के दौरान भी आपको कंसेप्ट हम दे रहे हैं। हालांकि आपको अच्छे से क्लास में बताया गया है लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल दोनों क्या होता है, लेकिन फिर यहाँ बता रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स लगने का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो भी उसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो भी डायमेंशन में परिवर्तन हो रहा है, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर आपका स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर यानी फोर्स के एलोंग बदलाव हो रहा है, यानी जिस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है उसी दिशा में बदलाव हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर लैटरल क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। लैटरल वह होता है कि जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, जो बदलाव आएगा उस बॉडी में वो आपका आएगा लैटरल स्ट्रेन। लैटरल मतलब क्या, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल के कारण लैटरल आ रहा है, क्योंकि आप फोर्स खींच रहे हो, बॉडी लंबी होगी तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, कम होगा। दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। कंसेप्ट बता दिए, क्योंकि आप बहुत लोग वहां पे मिस कर गए होंगे, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट किया। तो हमने पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा लिखेंगे। हमने पहले ही बताया था स्ट्रेस के दौरान बहुत लोगों को लग रहा हो कि बहुत टाइम ले रहे हैं, तो टाइम लेना मजबूरी है। ये क्वेश्चन तो 1 मिनट का है, हम सामने सॉल्यूशन पुट कर देंगे, पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको 8-10 क्वेश्चन ही हम क्लास में ले रहे हैं, इसके बाद सारे चीज आपको स्वयं बनाने हैं। तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है, जितना मैक्सिमम हमको जहां तक लगेगा कि हाँ ये कंसेप्ट दे सकते हैं वो हम दे देंगे। इसके बावजूद यदि आपको कोई संदेह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, अगर कुछ छूट जाएगा, हो सकता है मुझसे कुछ छूट जाए, तो मैं उस चीज को फिर से, अगर कमेंट से पॉसिबल होगा तो कमेंट से, नहीं तो वीडियो अगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो एक फ्रेश क्लास उस पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं, गिवन डाटा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 3.2 किलो न्यूटन का बल, मतलब क्या है, भार लग रहा है बॉडी पे, टेंसाइल फोर्स लग रहा है 3.2 किलो न्यूटन। इसको लिख लेते हैं हम लोग, तनाव बल 3.2 किलो न्यूटन, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या दे रहा है, बार की मूल लंबाई 280 सेंटीमीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ जो है बार की, जब आपको फोर्स नहीं लग रहा था उस समय, जब फोर्स नहीं लग रहा था, बॉडी अपने मूल अवस्था में थी, उस समय बॉडी की मूल लंबाई यानी ओरिजिनल लंबाई 280 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं हम लोग। बार की मूल लंबाई L, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, 280 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन सा डाटा दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 0.5 मिमी बढ़ जाती है, किससे, लंबाई से, यानी जो बार है उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, वो कितना हो रहा है, 0.5 mm। या तो वृद्धि हो सकती है या तो कमी हो सकती है, बहुत हद परिवर्तन, दोनों चेंज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो बार की मूल लंबाई में वृद्धि को हम दिखाते हैं डेल्टा एल, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके हैं, इस सिंबल का नाम हम बोलते हैं डेल, ठीक है। डेल्टा है ये डेल, स्मॉल डेल इसको होता है, बड़ा डेल ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डेल, डेल एल, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एल। ये डेल का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, ये चेंज को दर्शाता है।
डेल एल लिखने का मतलब है, हमने लिखा है आपको लैंग्वेज में भी, बार की मूल लंबाई में वृद्धि। अगर सीधे हम डेल एल लिख दें, इसका मतलब क्या है, उसका लंबाई बदल रहा है। ये डेल एल अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि एक स्वयं एक में एक लैंग्वेज है। तो इस चीज से आप अवगत हो जाएं, ठीक है। बहुत जगह प्रॉब्लम में सीधा दे देगा आपका गिवन डेटा, ये सीधा दे देगा कि L is equal to 280 and delta L is equal to 0.05, then find strain। तो वहां पे आपको लगा कुछ दिया ही नहीं है, डेल्टा एल क्या है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, उस नोटेशन को भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसके बाद कोई डेटा आपके क्वेश्चन में नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में सिर्फ 3 डेटा थे, तीनों डेटा को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। क्या क्या था, तनाव बल था सबसे पहले, उसके बाद मूल लंबाई थी, मूल लंबाई लिख लिया हमने, फिर 0.5 मिमी से परिवर्तन होता था, लंबाई बढ़ती थी, तो हमने उसको भी लिख लिया, ठीक है। हमने कन्वर्ट भी कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। या तो उसको मिमी में कर लीजिए, या तो हम करते 280 को इसको मिमी में कर लेते, यानी 2800 हो जाता, या इसको हमने सेंटीमीटर में कर लिया। तो ये आप जो करो आंसर सेम आएगा, या तो इसको आप मिमी में कर लो, इसको मिमी में छोड़ दो 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको सेमी में था तो इसको सेमी में कर लो। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। आंसर विल बी सेम, आंसर दोनों ही केस में आपका सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि सबका यूनिट एक हो, जो भी आप फॉर्मूला में यूज कर रहे हो उसका यूनिट एक हो, ठीक है, मात्रक एक हो, ठीक है। अगर 2 होगा तो आपसे भारी ब्लंडर होगा, गलती होगी, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। पहला पार्ट इज फिनिश, ठीक है। पहला पार्ट हमारा यहाँ तक था, जो टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि गिवन डेटा, व्हाट आर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा हैं वो हमारा हमने लिख लिया। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब उद्देश्य हमें करना क्या है, पता तो चले कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन तो बहुत कुछ दिया हुआ है, पता नहीं हमको सीधे आंसर मिल जाए डेटा से ही, तो हम देखते हैं करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक तो दिया हुआ 3.5 किलो न्यूटन का बल लगाने पर बार की मूल लंबाई 280 सेंटीमीटर से 0.5 मिमी बढ़ जाती है। दैट इज मतलब क्या, यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है कि हो क्या रहा है, कोई निर्देश नहीं दे रहा है। यहाँ तक अगर पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कोई निर्देश नहीं है। दैट क्वेश्चन टेल्स द कंडीशन, क्वेश्चन एक कंडीशन बना रहा है, बता रहा है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है, लेकिन हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है कि आपको करना क्या है। आगे जब पढ़ते हैं तो कह रहा है कि तनाव विकृति की गणना करें। अब ऑर्डर आ गया, सारे कंडीशंस आपको बता दिए गए। नाउ जो क्वेश्चन आपसे ऑर्डर आपको क्वेश्चन ने निर्देशित किया कि तनाव विकृति की आप गणना करें कि तनाव विकृति कितनी होगी, टेंसाइल स्ट्रेन आपका कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आइए देखते हैं कि लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। इसको भी मैं लिख लिया, हमें निकालना है तनाव विकृति इज इक्वल टू व्हाट। सिर्फ एक ही चीज पूछा है, अगर 2 कहता तो यहाँ पे हम 2 करके उसको ऐड करते कि हाँ ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया था उसको लिखे, फिर सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, क्या करना है, उसको हमने लिखा, 2 स्टेप समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि इस जो हमें निकालना है इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। कौन कौन से चीज हमको चाहिए, कौन कौन से डेटा हमको चाहिए तनाव विकृति निकालने के लिए, ठीक है। उस चीज को हम विजुलाइज करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे दिमाग में। अब तब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हमको अवेलेबल है और क्या क्या इस फॉर्मूला में ऐसे चीज हैं जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं और वो दूसरे फॉर्मूला से हमें निकालने पड़ेंगे, ये हमें सोचना है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि जो भी हमें निकालना है, क्वेश्चन का जो भी निर्देश है, ठीक है, उससे हमको ये एनालाइज करना है कि उसमें जो अवेलेबल डाटा क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या की हमें दरकार है और कौन कौन से डाटा हमें किस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, कौन सबसे इजी वे होगा निकालने का, ठीक है। उस चीजों को हम देखेंगे, ये तीसरा स्टेप। इसमें क्या है, हम जानते हैं हमें निकालना है क्या, तनाव विकृति। तो तनाव विकृति का फॉर्मूला हमको पता है। तनाव विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। यानी तनाव विकृति क्या है, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे एनालाइज करेंगे। क्या दिया हुआ, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल। क्या डेल्टा एल क्वेश्चन में दिया गया है या हमें निकालना है। तो हम जब दिया गया डाटा को एनालाइज करते हैं तो यहाँ हमको दिखता है कि ये डेल्टा एल हमारे पास है, दिस इज डेल्टा एल।
ये बता रहा है कि 0.5 mm का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन निकाल के दे दिया है। कभी कभी क्या कहता कि 280 सेंटीमीटर है, अब 281 सेंटीमीटर हो जाती है, तो डेल्टा एल नहीं दिया हुआ है। उस केस में आपको डेल्टा एल निकालना पड़ता कि पहले क्या थी अब क्या हो गई है, तो चेंज कितना हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप? तो हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्टली डेल्टा एल दिया हुआ है, तो हमको पता चल गया कि ऊपर जो चाहिए वो डेल्टा एल है, नीचे दिया हुआ है मूल लंबाई। मूल लंबाई भी हमको दिया हुआ है 280 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी किसी में आपको स्ट्रेन दे देगा, स्ट्रेस दे देगा, वहां से आपको मूल लंबाई भी निकालनी पड़ सकती है उसका मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के। तो बहुत चीजें हैं, तो हमको इस क्वेश्चन में सारे के सारे चीज दिए हुए हैं। हालांकि जो भी क्वेश्चंस आज के क्लास में हम सॉल्व कराएंगे दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन निमी के बुक के हैं। निमी का जो आपका एनुअल सिस्टम का, हम सेमेस्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि अब सेमेस्टर को एनुअल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले अलग ग्रुप हुआ करता था वर्कशॉप कैलकुलेशंस का, और हर ट्रेड के लिए कुछ ग्रुप निर्धारित थे, मैकेनिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग। बट डीजीटी ने अब वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी ट्रेडों के लिए एक कर दिया है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसके बाद उसने सिलेबस में बदलाव करे हैं और एक एनुअल पैटर्न का बुक्स आपको अवेलेबल कराया है। तो उस जो बुक है अंग्रेजी मीडियम में है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार उस बुक में जो इतने भी क्लास जो बुक सॉल्व क्वेश्चन है उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, और उसको ले रहे हैं। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। ठीक है, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही जो अब तक एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। इससे रिलेटेड कंपटीशन में जो आपके एनटीपीसी, इसरो, बीएचएल, इस तरह के जो कंपनियों में इस लेवल इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका एक अलग सीरीज तैयार हम कर रहे हैं, जैसे ही तैयार हो जाएगा चैप्टर वाइज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की उसमें बात करेंगे। सिर्फ उस क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, हमें थ्योरी नहीं पढ़ानी पड़ेगी। तो अभी चूंकि ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए हम इसकी थ्योरी साथ साथ लेके चल रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ आपको हल्का सा आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं। ठीक है, तो तनाव विकृति का फॉर्मूला हमको पता था, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन मूल लंबाई। ठीक है, और ये डेटा हमको दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेटा इसमें पुट अप कर देंगे। ठीक है, आइए पुट अप कर दे रहे हैं। तो लंबाई में परिवर्तन आपका 0.05 सेंटीमीटर था, और आपका मूल लंबाई 280 सेंटीमीटर थी। ध्यान दीजिए दोनों हमने सेंटीमीटर में लिया है। ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए कि ये वाला डेटा आपका एमएम में हो और ये वाला डाटा आपका सेंटीमीटर में हो, आपका बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा, आंसर आपका नहीं मैच करेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखेंगे जो ऊपर है उसका मात्रक और नीचे जो है उसका मात्रक दोनों एक होना चाहिए, एक ही होना है, एक ही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्जन करेंगे, यूनिट कन्वर्सन आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं, कन्वर्ट करेंगे फिर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.005 अपॉन 280, ये आपका आएगा 1.7857 into 10 to the power -4। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, पूरे क्लास में धीरे धीरे चलेंगे, जैसे स्ट्रेस में चले थे, और तेज चलेंगे जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे उस समय देखिएगा एकदम 1 मिनट के अंदर में स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, 30, 35, 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोग स्पीड मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद, एक बार कंसेप्ट हमारा बन जाए उसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, ब्रेक ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एक ब्रेक ऑपरेशन, जो ब्रेक लगाने के लिए हम लोग जो साइकिल होता है, मोटरसाइकिल जो ब्रेक यूज करते हैं, उसके लिए ब्रेक ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाने वाली एक स्टील रॉड। ठीक है, एक स्टील रॉड का उसमें उपयोग किया गया है, जो कि 1.50 मीटर लंबी है, जब यह एक तन्यता बल के अधीन होती है। मतलब जब भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, टेंसाइल फोर्स उस पर लगता है, हम आपको बता चुके हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, कि ब्रेक में जो रॉड लगता है उस पर जब खींचते हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है। ठीक है, आपको थ्योरी का जब पढ़ाया जा रहा था उस समय ये बताया जा चुका है। ठीक है, तो जब यह एक तन्यता बल के अधीन होती है, मतलब जब ब्रेक अप्लाई होता है उस समय तन्यता बल के अधीन होती है, तो यह 0.5 मिली साइज होती है। मतलब क्या है, 1 मीटर लंबी रॉड थी, लेकिन जब इसको खिंचाव इसमें आता है
तो खिंचाव आने के कारण क्या होता है 0.5 mm क्या होती है, ये विस्तारित होती है। ठीक है, मतलब उसमें एक्सटेंशन कितने का होता है 0.5 mm का। ठीक है, छड़ी में खिंचाव का पता लगाएं। जो छड़ी है, ये जो छड़ है, ठीक है, जो रॉड है, जो छड़ छड़ बोलते हैं, इसमें खिंचाव का पता लगाएं, यानी कितना खिंचाव आ रहा है, कितना टेंशन उसमें क्रिएट हुआ है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप अपनाएंगे। सबसे पहला क्या है, गिवन डेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है, दिया गया है। क्या है, 1.50 मीटर लंबी, यानी 1.5 मीटर आपको लेंथ दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। स्टील रॉड की मूल लंबाई L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, जब यह तन्यता बल के अधीन होती है तो 0.5 मिमी विस्तारित होती है। मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ दे रहा है, विस्तारित मतलब क्या, बढ़ जाती है, एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ भी। तो लिख लेते हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है 0.5 मिमी। तो स्टील रॉड की मूल लंबाई में वृद्धि डेल्टा L 0.5 मिमी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका मूल लंबाई मीटर में है और आपका वृद्धि किस में हो रहा है, मिमी में हो रहा है। ठीक है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हमें निकालना क्या है, छड़ी में खिंचाव, यानी स्टील रॉड में खिंचाव का पता करना है। ठीक है, छड़ी में खिंचाव अर्थात क्या होता है, विकृति, यानी तनाव कितना हो रहा है, कितना डिफॉर्म हो रहा है, वो हमको निकालना है। चलिए, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है उसका, तनाव विकृति का, खिंचाव का। तनाव विकृति की आपका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, मूल लंबाई एल। डेल्टा एल दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। हमने हमने इसीलिए ऊपर में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा 0.5 अपॉन 1.5 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम जब यहाँ पे पुट अप करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे हम कन्वर्ट लिखते समय भूल जाएं। ठीक है, जब गिवन डेटा लिख रहे हैं तो हमें ध्यान में ना आए कि इसको कन्वर्ट करना है। और तरीका भी यही होता है कि जब गिवन डेटा आपको मिल रहा है तो सिर्फ आप वही लिखें जो दिया हुआ है, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो उसमें एक बार जरूर क्रॉस चेक करें कि क्या दोनों का दोनों एक यूनिट में है। इस चीज पे आप जरूर विचार करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आए। ठीक है, तो तो हम क्या करेंगे, लंबाई में परिवर्तन आपका किसमें दिया हुआ है, मीटर में है, और आपका मूल लंबाई में वृद्धि दी हुई है mm में। तो हम दोनों को या तो ऊपर वाले को मिमी में कर लेंगे या तो नीचे वाले को मीटर में कर लेंगे। एज पर योर चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को मिमी में कन्वर्ट कर लिया। 1.5 इंटू 1000, आपको पता है 1 मीटर में 1000 मिमी होते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिमी। तो इसीलिए आपका कितने हो जाए, 1000 मिमी होंगे 1000 आपके 1 मीटर में। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1000 कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मिमी में कन्वर्ट आ जाएगा। अब आपका रॉड की मूल लंबाई भी मिमी में है, और जो उसमें जो परिवर्तन होना डेल्टा एल भी मिमी में है। ठीक है, तो अब दोनों आपका एक यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे सिंपल। तो हमने सिंपल पुटअप कर दिया, 0.5 था ऊपर में और नीचे में क्या था 1.5 इंटू 1000 हमने कर दिया। इसको जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आपका ये आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रेन का जो क्या होता है, स्ट्रेन जो है आपका डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि क्या है, लंबाई में परिवर्तन किसमें है आपका, मिमी में है, और ओरिजिनल लंबाई किसमें है, मिमी में है। तो मिमी मिमी दोनों कैंसिल हो गई, तो कोई भी यूनिट बचता नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, एक डायमेंशन लेस नंबर है। विकृति के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि डायमेंशन लेस नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको एक हेलिकल स्प्रिंग है, डायग्राम भी ले लेते हैं हम लोग इसका। ये देखिए, दिस इज योर हेलिकल स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक नया आपके सामने प्रॉब्लम है। स्प्रिंग के प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक अलग है, फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा लगाने का तरीका बदल जाता है। तो आप याद रखेंगे इस चीज को, और स्प्रिंग से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, जब एक हेलिकल स्प्रिंग पर 600 न्यूटन का भार दिया जाता है, देखिए जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऊपर फोर्स 600 न्यूटन लिखा हुआ है और तीर का डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब नीचे दबाया जा रहा है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, उसको फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वह 30 मिमी संकुचित होती है, यानी 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो जो आपकी स्प्रिंग है वो 30 mm क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, यानी उसकी लंबाई जो पहले जो ऊंचाई थी वो 30 मिमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंप्रेस होकर। ठीक है, वह संकुचित होकर 30 मिमी संकुचित हो रही है, कंप्रेस हो रही है। इसे 10 मिमी तक संपीड़ित करने के लिए, यानी कंप्रेस करने के लिए आवश्यक लोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे।
अभी स्प्रिंग का एक प्रॉब्लम और भी लेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको। हेलिकल स्प्रिंग पे 600 न्यूटन का भार, तो लिख लेते हैं हम लोग कि हेलिकल स्प्रिंग पे लगा भार, ठीक है, कितना है 600 न्यूटन। उसके बाद 300 mm संकुचित होती है, मतलब क्या है, डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना 300 mm का। तो विक्षेपण हो रहा है कितना, हेलिकल स्प्रिंग का विक्षेपण जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं 30 mm। इसे 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में है, दैट इज नॉट अ गिवन डेटा। क्या बोल रहा है, इसे 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक लोड क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना है, 10 mm तक इसको संपीड़ित करने के लिए या संकुचित जो भी बोलिए, हमें आवश्यक फोर्स निकालना है, कितना लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम जानते हैं स्प्रिंग के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग की कठोरता जिसको बोलते हैं स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है। हम कहते हैं कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग कितना स्टिफर है, ठीक है। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है लागू बल, जो उस पर बल लगता है, अप्लाइड बल, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसका हो सकता है, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने उस फॉर्मूला को लगा दिया, लागू बल कितना था इस पे 600 न्यूटन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में सीधे उसको पुटअप कर दीजिए, तो 600 न्यूटन था और डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 30 mm, तो हमने 30 mm उसको पुटअप कर दिया। इसको आप निकालेंगे तो सिंपल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या था, बल, बल किसमें है, न्यूटन में, नीचे क्या है mm, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे mm, न्यूटन पर mm, ठीक है। तो आपका यूनिट आ गया, ठीक है। फिर क्या है, अब आपको स्प्रिंग का स्टिफनेस पता चल गया। अब आपको एक लोड निकालना है जिसमें 10 mm तक स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो। हम नहीं चाहते हैं कि 30 ना हो, 30 mm ना हो के 10 mm ही हो। तो इसके लिए कितना फोर्स हो, 30 के लिए तो 600 चाहिए था, हम चाहते हैं कि 10 ही mm वो कंप्रेस्ड हो, तो इसके लिए कितना फोर्स निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, सिंपल वहां क्या करेंगे 10 mm यूज कर लेंगे इसकी जगह पर, डिफ्लेक्शन तो चूंकि सेम रहेगा। जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो तो 20 न्यूटन पर एमएम निकाल लिया हमने, पर एमएम इतना डिफ्लेक्शन होगा। अब जितना एमएम का हमको संकुचन कराना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा हमारा, ठीक है, चाहे जितना एमएम का हो, ठीक है। देखिए, तो 10 एमएम तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक लोड क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की कठोरता और डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि स्प्रिंग का स्टिफनेस 20 है और 30 mm तक संकुचित होता है, तो 20 गुणित 30 से कितना आ रहा है, 600 फोर्स लगा था आपका। मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 30 ही हो सकता है। तो हमने स्टीफन निकाल लिया पर mm, यानी कितना फोर्स चाहिए 1 mm, मतलब 1 mm उसको कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ठीक, हमने निकाल लिया। स्टिफनेस क्या बताता है, स्टिफनेस ये बताता है कि स्प्रिंग को 1 mm तक कंप्रेस करने के लिए कितना बल आपको लगाना पड़ेगा। दिस इज स्टिफनेस, कितना स्टिफर है वो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि इस स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को 1 mm दबाने के लिए हमको कितना लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम इस पे 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 1 mm कंप्रेस होगी, 40 न्यूटन लगाएंगे तो कितना हो जाएगी, बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए 10 mm, ठीक है, हमको चाहिए 10 mm तक कंपोज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डाटा पुट कर दीजिए, आपका 20 × 10 कितना आ जाएगा 200, ठीक है, आपका 200 न्यूटन लगेगा, ठीक है। न्यूटन कैसे आया, स्प्रिंग की कठोरता किसमें है आपका स्टिफनेस, न्यूटन पर mm, तो न्यूटन पर mm यहाँ पे आप पुट कीजिए, ठीक है। और डिफ्लेक्शन किसमें है आपका mm में, तो न्यूटन पर mm इंटू mm ऊपर mm कैंसिल, तो बचा क्या न्यूटन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर न्यूटन में आ गया, 200 न्यूटन आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये भी सेम है, स्प्रिंग का ही प्रॉब्लम हमने लिया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक हेलिकल स्प्रिंग 400 न्यूटन के बल की वजह से, ठीक है, वहां 600 न्यूटन लग रहा था, यहाँ 400 न्यूटन, फोर्स डाटा क्या हो गया, कंसेप्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। 400 न्यूटन के बल की वजह से 18 mm संकुचित होती है, मतलब उस पर अगर फोर्स 400 न्यूटन का फोर्स लग जाता है तो 18 mm संकुचित होती है, ठीक है। इसे 6 mm तक संपीड़ित करने के लिए कितना लोड का आवश्यक होगा, वही है, आप 1 mm संकुचित करने के लिए स्टिफनेस निकाल लो, आप ये निकाल लो कि 1 mm संकुचित करने के लिए कितना बल लगेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना 6 mm से, बस सिंपल सी चीज है कि 1 mm हमको कंप्रेस करने के लिए कितना बल चाहिए,
तो 6 mm के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इसमें स्टिफनेस निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल पढ़ के समझ में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन हम चलेंगे उसी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को हम जो भी क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, क्योंकि सब बेसिक क्लास है, तो हम एक एक प्रॉब्लम को उसी हिसाब से डील करेंगे। सबसे पहले क्या है, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है आपको, हेलिकल स्प्रिंग पे भार 400 न्यूटन और उसकी वजह से संकुचन हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 18 mm, तो विक्षेपण हो रहा है आपका 18 mm। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 6 mm तक संपीड़ित करने के लिए कितना लोड लगेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, हमें निकालना है कि 6 mm तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक लोड इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें ये निकालना है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग का स्टिफनेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, लागू बल अप्लाइड लोड अपॉन विक्षेपण डिफ्लेक्शन। ठीक है, लागू बल कितना है 400 न्यूटन, डिफ्लेक्शन कितना है 18, तो 400/18 यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 22.22 यानी 22.22। ठीक है, आपका न्यूटन और नीचे mm, क्योंकि आपका ऊपर अप्लाई लोड किसमें है, न्यूटन में, और विक्षेपण किसमें हो रहा है, mm में, तो न्यूटन पर मिमी, न्यूटन पर mm आ गया। अब क्या करना है, आपको 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक लोड पता करना है। तो अब आपको जब स्टिफनेस पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि स्प्रिंग को 1 mm तक कंप्रेस करने के लिए हमको कितना चाहिए। ठीक है, आपको ये बताता है स्टिफनेस। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 22.66 से 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 133.32 यानी 133.32 न्यूटन। ठीक है, स्प्रिंग की कठोरता आपकी किसमें थी, आप देख लीजिए 22.22 न्यूटन पर mm था, और डिफ्लेक्शन किसमें, आप 10 मिमी, तो सॉरी यहाँ पे 10 मिमी होगा। ठीक है, 10 मिमी तक है, तो 10 से मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे 6 से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रीड करना भूल गए लास्ट प्रॉब्लम से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तनाव विकृति की गणना करें जब 2.8 मीटर की मूल लंबाई वाली पट्टी पर, ठीक है, अब तनाव विकृति की गणना कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन आ गया। ठीक है, कि गणना करें जब 2.8 मीटर की मूल लंबाई वाली पट्टी पर 3.2 किलो न्यूटन का बल लगने पर पट्टी 0.5 mm विस्तारित होती है, मतलब एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा आपका क्या है, पट्टी की मूल लंबाई 2.8, उसको लिख लेते हैं, पट्टी की मूल लंबाई 2.8, फिर क्या है, पट्टी पे 3.2 किलोन्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो पट्टी पे लगा बल 3.2 किलो न्यूटन, लगने पे पट्टी 0.5 mm विस्तारित होती है, यानी पट्टी के लंबाई में वृद्धि। ठीक है, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, डेल्टा एल 0.5 मिमी। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा मूल लंबाई मीटर में है और वृद्धि मिमी में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें निकालना क्या है, तनाव विकृति। ठीक है, हमें निकालना है, वो भी लिख ले रहे हैं, हमें निकालना है तनाव विकृति। तनाव विकृति हम जानते हैं कि तनाव विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल्टा एल आपका कितना दिया हुआ है 0.5 मिमी, और मूल लंबाई कितना है 2.8 मीटर। आप देखिए कि बल का कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अनवांटेड डाटा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि कुछ भी दे, हमें तो उसी चीज को हम उठाएंगे जो हमें जरूरी है। तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, लंबाई में परिवर्तन किसमें दिया हुआ है, मिमी में, और मूल लंबाई किसमें दिया हुआ है 2.8 मीटर में, बोथ आर नॉट सेम, वो मीटर है ये मिमी है, तो हम दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, आंसर सेम आएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे कर रहे हो। ठीक है, तो हमने मीटर को मिमी में कर लिया। ठीक है, 2.8 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो आपको आंसर ये आ जाएगा 1.7857 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, क्योंकि अब दोनों तरफ मिमी हो गया, ऊपर भी मिमी नीचे भी मिमी, मिमी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1.7857 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, एक धातु पट्टी जो 2 मीटर लंबी है, जब उस पर 5.5 टन का बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई 1.99 मीटर हो जाती है, संपीड़न विकृति का पता लगाएं। मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि कंप्रेस हो रही है, उससे स्ट्रेन कितना हो रहा है, उसकी लंबाई में कितनी कमी हो रही है, कमी होने के कारण जो स्ट्रेन उसमें आ रहा है वो स्ट्रेन निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा,
गिवन डाटा क्या है, धातु की पट्टी की लंबाई दिया हुआ है, कितनी दी हुई है 2 मीटर, तो उसको लिख लेंगे धातु की पट्टी की मूल लंबाई L 2 मीटर। फिर क्या है, उस पर 5.5 टन का बल लगाया जाता है, ठीक है। तो धातु पट्टी पर लगा भार कितना है 5.5 टन, उसको लिख लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसकी लंबाई 1.99 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो धातु की पट्टी की नई लंबाई कितनी हो जाती है 1.995 मीटर हो जाती है। संपीड़न विकृति हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संपीड़न विकृति, ठीक है। संपीड़न विकृति हमने लिख लिया। हम जानते हैं संपीड़न विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपन मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन इन डेल्टा एल। डेल्टा एल दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, देखिए मैं लिखा ये गिवन डाटा में डेल्टा एल नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब तक क्या था, डेल्टा एल दिया जाता था कितने एमएम से विस्तारित हो जा रही है, इतने एमएम कम हो जा रही है, ठीक है। लेकिन नहीं दिया, इसमें क्या दिया हुआ कि पहले 2 मीटर थी और कंप्रेशन के बाद 1.995 मीटर हो जाती है, ठीक है। दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कि हमको चूंकि पहली कितनी थी वो पता है और कंप्रेशन फोर्स लगने के बाद में कितनी हो जाती है वो पता है, यानी इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो बीच में कितना परिवर्तन वहां बता सकते हैं, ठीक। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा एल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया, वही मैं बार बार कह रहा था कि आपको तीसरा में आप फॉर्मूला लिखते हो, उसमें देखते हो कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना पड़ेगा। ये जो डाटा दिया हुआ है इनकी मदद से इस फॉर्मूला में लगने वाले जो डेटा है उसको हम निकाल सकते हैं, तो आपको एक व्यू मिलता है, ठीक है। तो धातु की पट्टी की मूल लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हम लोग वो निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, 2 मीटर में से घटा लेंगे वो 1.995 मीटर को, ठीक है। 2 मीटर माइनस 1.995 मीटर, पहले चूंकि 2 मीटर थी, बाद में 1.995 मीटर हो गई, तो परिवर्तन तो यही हुआ ना, तो हमने इसको लिख लिया, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 मीटर, ठीक है। अब डेल्टा एल भी आपके पास 0.005 मीटर है और मूल लंबाई भी आपके पास 2 मीटर है, बोथ आर इन मीटर, यानी एक यूनिट में है, तो आप डायरेक्टली संपीड़न विकृति की फॉर्मूला उसको पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो, और आपको सिर्फ विकृति निकालनी है और कुछ करना नहीं है, उसको हम लोग पुट कर देते हैं। संपीड़न विकृति इज इक्वल टू 0.005, जो डेल्टा एल ऊपर था तो डेल्टा एल का वैल्यू पुट कर दिया, और मूल लंबाई एल कितनी थी हमारी 2 मीटर, तो 0.005 अपॉन 2, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब ये क्या कह रहा है कि जब 18 mm व्यास की एक स्टील रॉड को, ठीक है, 18 mm एक व्यास की यानी डायमीटर की एक स्टील रॉड है को 200 किलोग्राम भार का अनुभव कराया जाता है, मतलब उसपे क्या है 200 किलोग्राम का भार रख दिया जा रहा है, अनुभव कराया जा रहा है, तो यह मूल लंबाई 1500 मिमी से 1.5 मिमी बढ़ा हुआ पाया जाता है, मतलब क्या है उसको खींचा जा रहा है, मतलब उसको अनुभव क्या कराया जा रहा है भार का, उसको टेंसाइल के रूप में कराया जा रहा है, तभी क्या है एक्सटेंड हो रही है उसकी लंबाई। तो आपको इसमें डेल्टा एल डायरेक्टली दे दिया है कि 1.5 मिमी बढ़ा हुआ पाया जाता है, एक्सटेंड हुआ पाया जाता है, आपको चेंज दे दिया है, कितना चेंज हो रहा है खींचने से, ये फोर्स लगने से 1.5 मिमी, तो विकृति की गणना करें, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, क्या करेंगे, गिवन डेटा दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 4 mm व्यास, इसको भी नोट करेंगे हम, स्टील रॉड का व्यास 4 मिमी कि एक स्टील रॉड को 200 किलोग्राम का भार, उसको लिख लेंगे, स्टील रॉड पर भार कितना है 200 किलोग्राम, तो ये अपनी मूल लंबाई अब दिया हुआ है 1500 मिमी, स्टील रॉड की मूल लंबाई 1500 मिमी से 1.5 mm यानी 1.5 मिमी बढ़ा हुआ पाया जाता है, यानी स्टील रॉड की लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है आपकी डेल्टा एल 1.5 मिमी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विकृति की गणना करना है, तो भी लिख लेते हैं, हमें निकालना है विकृति, विकृति कितनी होगी, विकृति इज इक्वल टू व्हाट, तनाव विकृति हमें निकालना है, क्योंकि फोर्स क्या है टेंसाइल है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है, हम जानते हैं कि तनाव विकृति आपका क्या है, लीनियर स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पे, लंबाई में परिवर्तन अपॉन मूल लंबाई, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन दिया हुआ है डेल्टा एल, देखिए 1.5 मिमी, और मूल लंबाई दिया हुआ है 1500 मिमी, बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको इसी 2 की आवश्यकता है, ऊपर वाला जो 2 दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, मिसलीड कराने के लिए दिया हुआ है। बहुत तो सोचेंगे अरे क्वेश्चन में दिया तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसका यूज हो, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं क्या दिया हुआ है, आप पता होना चाहिए कि ये डाटा है, आपको निकालना क्या है उसके लिए जो आवश्यक है वो आप लीजिए, एक्स्ट्रा डाटा क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है।
वो आपको मिसलीड करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम सीधे उस 2 को छोड़ेंगे, सीधे हम लंबाई में परिवर्तन कितनी है 1.5 में भी पुट अप कर देंगे यहाँ पे 1.5 मूल लंबाई 1500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1 × 10⁻³ ठीक है, यानी 0.0003, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, 1 मीटर की लंबाई और 1 सेंटीमीटर के व्यास, ठीक है। इसमें भी हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। लोहे की छड़ की मूल लंबाई कितनी है 1 मीटर, व्यास दिया हुआ है आपका 1 मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास भी कितना है इसका आपका 1 मीटर, ठीक है। लोहे की छड़ की मूल लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लोहे की छड़ पे भार 100 किलोग्राम, रॉड में विकसित विकृति हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, हम जानते हैं कि रॉड में विकसित विकृति रैखिक तनाव होगा, लिनियर एक्सटेंशन होगा, लंबाई में परिवर्तन अपन मूल लंबाई होगी, लंबाई में परिवर्तन आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में था, ठीक है। आपको अब दोनों सेंटीमीटर में आ गया, आप पुट अप कर देंगे, लंबाई में परिवर्तन कितना है आपका 1 सेंटीमीटर और मूल लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.01। ये आपका चलिए यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ले लिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, ठीक है। और आप जो भी प्रॉब्लम को बनाए गए हैं, इसको अपने से प्रॉब्लम को आप देखिए, उसको स्वयं से बिना देखे हुए वीडियो को सिर्फ प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, पीडीएफ भी शेयर किए जाएंगे ग्रुप में, वहां से आप क्या कीजिए इस सारे प्रॉब्लम को बिना देखे हुए सॉल्व कीजिए, इसी तरीके इसी स्टेप से पहले दिया गया है, फिर आपको क्या निकालना है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या डायरेक्टली दिया गया है, क्या निकालना है, तो एक कंसेप्ट बिल्ड आपके दिमाग में होगा, ठीक है। हमेशा आपको करने की आवश्यकता नहीं, स्टार्टिंग में आपको करने की आवश्यकता है, जब फर्स्ट बार आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी में बना है, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल में जितने जो भी इच्छुक बच्चे हैं उन तक आप पहुंचाइए, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देख लेंगे, हम लोग देख लेते हैं। लेसन नंबर 5 ही चल रहा है आपका, और कल हम लोग पढ़ेंगे हुक का नियम, हुक्स लॉ, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें जो थियोरेटिकल चीजें हैं, हुक्स लॉ, आपके अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये कवर करें। तो कि अगर एक दिन में कवर करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे का क्लास होगा, तो देखते हैं पॉसिबल हुआ तो एक दिन में ही खत्म कर देंगे पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास लेक्चर लेके, नहीं तो 2 पार्ट में तोड़ के करेंगे, उसका फिर इसका प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है। और बस कल मिलते हैं फिर हम लोग, और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।